Liquidated damage is a genuine pre-estimate of compensation of damages for a certain anticipatory breach of contract. क्या होता है liquidated damages? एक तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखी होती है कि अगर आपने अपनी साइड की प्रॉमिस नहीं निभाई तो हम आपके ऊपर एक चार्ज लगाएंगे, ठीक है, आपको एक दंड भुगतना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। वो एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है। जेन्युइन प्री एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि हमें कितना लॉस होगा। सपोज करो दो पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ए और बी, तो अगर बी अपना प्रॉमिस नहीं निभाता तो ए को कितना लॉस होगा, उस लॉस के ऊपर बेस किया हुआ एक नंबर होता है जिसे हम लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, इसीलिए उसे जेन्युइन प्री एस्टिमेट कहते हैं। Whereas penalty on the other hand is an extravagant amount stipulated and is clearly unconscionable and has no comparison to the loss suffered by the parties. उसकी जगह liquidated damages से opposite एक दूसरी चीज होती है पेनल्टी। पेनल्टी का कोई भी पार्टी को लॉस कितना हुआ है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। चलो अपन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो बी ने अपने वादे को नहीं निभाया तो ए को 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, तो 1 करोड़ रुपए का लॉस तो वो बी से रियलाइज करेगा ही करेगा कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस का बोल के, पर साथ में वो लिक्विडेटेड डैमेजेस का बोलकर 1% भी ले लेगा। मतलब कि 1% ऑफ 1 करोड़ इज 1 लाख, तो 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा और 1 लाख भी मिलेगा। तो ये जो 1 लाख होगा ना, इसको अपन लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे, क्योंकि ये जो पार्टी को लॉस हुआ है उसके ऊपर का एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, ठीक है ना। अब अगर सपोज करो इसकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज होता कि जितना भी लॉस होगा ना वो अलग से, जितना भी लॉस होगा उसको मत देखो। अगर किसी पार्टी ने अपने पार्ट का प्रॉमिस नहीं निभाया तो दूसरी पार्टी मन मर्जी में आए उतना पैसा मांग सकती है। तो ये तो एक टाइप की पेनल्टी हो गई। ये तो एक्स्ट्रावेगेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब 1 करोड़ रुपए का लॉस है और उसने बोल दिया 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगेगी। मतलब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना कि भाई 1 करोड़ का लॉस है। हाँ, ये समझ में आता है कि 1 करोड़ का लॉस है, उसके ऊपर 1% रुपए का लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो 1% के हिसाब से 1 लाख हो गया। पर ये 1 करोड़ के लॉस के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी, मतलब टोटल 2 करोड़ देना पड़ेगा। ये तो एक्स्ट्रावेगेंट है एंड इट इज क्लियरली अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल मतलब कि दिमाग को हजम हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। एंड हैज नो कंपैरिजन टू द लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज। पार्टी को कितना लॉस हुआ है उसके साथ तो इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। मन मर्जी के हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से मतलब कि पेनल्टी का कोई लॉजिक नहीं होता। पेनल्टी सामने वाले के मन में एक टेरर पैदा करने के लिए होता है, एक डर पैदा करने के लिए होता है, ताकि वो सामने वाला अपना प्रॉमिस निभाए। लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होता है कि सामने वाले को पता होता है कि हाँ ठीक है, जितना भी लॉस होगा उसका 1% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पर पेनल्टी के केस में सामने वाले को डर लगता है कि यार क्या पता मैं अपना प्रॉमिस ना निभाऊं तो सामने वाला मुझसे कितना पैसा मांग लेगा। तो एक टाइप से वो डर पैदा करता है। ये बात समझ में आ गई। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो हमको बेसिकली एक्सप्लेन करना है लिक्विडेटेड डैमेजेस को और पेनल्टी को, और फिर उनका डिफरेंस बताना है। देखो, जहां तक एक्सप्लेन करने की बात है तो ये जो लाइन लिखी है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही लिक्विडेटेड डैमेजेस का और पेनल्टी का डेफिनेशन ही है। तो सबसे पहले तो हमको वही एक्सप्लेन कर देना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन का जो ये एपोस्ट्रोफी वाला पार्ट है उतना अगर आप रिपीट कर दोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, वो इतना काफी है। मेन है डिफरेंशिएट करना है। तो अपने मॉड्यूल के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के लिए क्या क्या दे रखा है। पहला, सम पेएबल इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज, मतलब कि सामने वाली पार्टी को कितना डैमेज हो सकता है, उस डैमेज के ऊपर भी जाकर अगर कोई पैसा देना पड़े तो उसको पेनल्टी बोलते हैं। जैसे सामने वाले को 1 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है, अगर मैंने मान लो
अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, जैसे यहाँ पर ए और बी थे, तो बी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो ए को 1 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है। तो 1 करोड़ रुपए तक का दंड भुगताना, 1 करोड़ रुपए तक का कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस लेना तो ठीक है, पर 1 करोड़ के ऊपर जाकर भी आपको 2 करोड़ देना पड़ेगा, 3 करोड़ देना पड़ेगा, 5 करोड़ देना पड़ेगा, तो ये तो हो गया पेनल्टी। सम पेएबल इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर हमने सामने वाले को ऐसा कहा है कि अगर आपसे कोई डिफॉल्ट हो गया, मतलब कि आपसे कोई गलती हो गई, मतलब कि आपको अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपने कुछ गलती करी तो आपको 1% पेनल दंड लगेगा, वो हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। पर अगर उसके बाद में अपन ने बोला कि और फर्दर भी लगेगा, यानी कि एक तो 1% लिक्विडेटेड डैमेजेस तो बोला ही बोला है, पर डिफॉल्ट होने पर आपको फर्दर चार्ज भी भरना पड़ेगा। फर्दर चार्ज मतलब और ज्यादा चार्ज, तो उसको अपन बोलेंगे पेनल्टी। मतलब सम पेएबल इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, नॉर्मल जो चार्ज लगना है वो तो ठीक है, पर और फर्दर चार्ज भी अगर लगाओगे तो वो पेनल्टी मानी जाएगी। एक्स्ट्रावेगेंट सम, उसको पेनल्टी बोलते हैं। मेन वर्ड जो पेनल्टी के लिए होता है ना, वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, इसीलिए देखो उसके डेफिनेशन में भी यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सम एक्स्ट्रावेगेंट है कि नहीं वो कौन डिसाइड करता है? तो कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस है, उसमें किसी ने 5,000 रुपए का दंड मांग दिया, तो ये 5,000 रुपया एक्स्ट्रावेगेंट है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ए और बी तो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है ना, वो तो आपस में डिसाइड कर नहीं सकती, तो यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा। टेररिज्म ऑफ ऑफेंडिंग पार्टी पेनल्टी, मतलब कि किसी भी पार्टी के मन में एक डर पैदा करना, एक डर पैदा करने के लिए अगर कोई क्लॉज डाला जाता है कि भाई तुम प्रॉमिस अपनी तोड़ना मत, अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ी है तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत होगी, मैं तुम पर इतना ज्यादा दंड लगाऊंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तो वो एक टाइप का टेररिज्म है। और अगर टेररिज्म का नेचर है किसी भी क्लॉज का तो उसको पेनल्टी कहेंगे। लास्ट में एक बात बताई है कि जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ मतलब कि जो ब्रिटेन में फॉलो होता है, उसमें डिस्टिंक्शन है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के अंदर, पर जहां पर इंडियन लॉ की बात आती है तो इंडियन लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में एज सच कोई डिस्टिंक्शन है नहीं। इसीलिए आप देखोगे ना तो ये ऊपर के जो 4 पॉइंट्स है ना, वो भी कोई डिस्टिंक्शन के फॉर्म में नहीं। डिस्टिंक्शन कैसे होता है कि जैसे पर्टिकुलर्स हो गया, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए और पेनल्टी हो गई, फिर ऐसे अपन एक चार्ट बनाए और इस तरह से अगर पॉइंट्स लेके पॉइंट 1 2 3 या पर्टिकुलर्स की जगह यहाँ पे बेसिस लिख देते, ठीक है। जैसे अपने वो पार्टनरशिप और को ओनरशिप का डिफरेंस कैसे दिखा चार्ट बना के लिखते हैं, वैसा ये चार्ट बना के नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी की ही बातें करी है। क्योंकि अपन फाइनली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इंडिया के हिसाब से है, तो इंडिया के हिसाब से एक्चुअली लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस है नहीं, इसीलिए यहाँ पर पेनल्टी को ही एक्सप्लेन कर दिया। पर हाँ, जो ब्रिटिश लॉ है, जो इंग्लिश लॉ है, उसके हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस होता है। तो हमें तो बस ये 5 पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं, और जो एक्सप्लेन वाली बात करी है, एक्सप्लेन वाली बात में तो ये का ये पैराग्राफ अगर आप देखो, इसमें 2 लाइन है, लिक्विडेटेड डैमेजेस वाली लाइन और ये वेरियस के बाद पेनल्टी वाली लाइन, बस ये 2 आप लिख दोगे तो ये आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी को एक्सप्लेन करने वाला पार्ट हो गया। और जो दूसरा पूछा डिफरेंशिएट करना है, तो डिस्टिंक्शन आपको इस तरह से लिखना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छे से